पुर्तगाल की धरती से निकली एक ऐसी रचना है जिसे फर्नांडो पेसोवा ने लिखा। ये कोई साधारण उपन्यास नहीं है, ये एक बिखरी हुई डायरी है, सैकड़ों फ्रैगमेंट्स में लिखी गई, जहां एक व्यक्ति अपने ही मन से संवाद करता है। ये किताब किसी कहानी की उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है, ये भीतर की हलचल, आत्मा की बेचैनी, अकेलेपन की गहराई, कल्पना और वास्तविकता के टकराव और जीवन के अर्थ की तलाश के बारे में है। इसमें हम बात करेंगे अकेलेपन की सच्चाई, पहचान के भ्रम, सपनों की दुनिया, वास्तविकता से दूरी और उस अस्तित्व की बेचैनी की जो हर संवेदनशील इंसान के भीतर कहीं न कहीं छिपी होती है। इस किताब में पारंपरिक चैप्टर्स नहीं है, ये लगभग 400 से अधिक विचारों और आत्मचिंतन के टुकड़ों में लिखी गई है। हम इसे 3 गहरे भागों में समझेंगे। हर भाग धीरे धीरे एक नई परत खोलेगा। अब शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, अकेलापन, पहचान और भीतर का संसार। क्या इंसान सच में अकेला होता है? पेसोवा के अनुसार हाँ, लेकिन ये अकेलापन खाली नहीं होता, ये भीतर चलती हुई एक पूरी दुनिया है। हम बाहर से जितने शांत दिखते हैं, भीतर उतने ही विचारों से भरे होते हैं। हमारा असली जीवन हमारे मन में घटता है, न कि सिर्फ उन घटनाओं में जो बाहर दिखती हैं। हम अपनी पहचान कहाँ पाते हैं? पेसोवा बताते हैं कि मैं कोई स्थिर चीज़ नहीं है, ये हर दिन बदलता है। हम परिस्थितियों के साथ बदलते हैं, भावनाओं के साथ बदलते हैं। हम एक नाम से बंधे होते हैं, लेकिन भीतर कई रूपों में जीते हैं। यही कारण है कि वे बाहरी दुनिया से ज़्यादा अपने भीतर की दुनिया को सच्चा मानते हैं। क्या कल्पना वास्तविकता से ज़्यादा सच्ची हो सकती है? वास्तविकता सीमित है, उसमें नियम है, सीमाएं हैं, लेकिन कल्पना अनंत है। सपनों में कोई रोक नहीं होती, वहाँ इंसान अपने असली रूप में होता है, बिना दिखावे, बिना सामाजिक मुखौटे के। पर ये भीतर का संसार हमेशा शांति नहीं देता। जितनी गहराई उतनी बेचैनी, जितनी समझ उतने प्रश्न। पेसोवा का मन हर उत्तर के बाद एक और सवाल खड़ा कर देता है। जीवन का अर्थ जैसे हाथ में आते ही फिसल जाता है। पार्ट 1 हमें सिखाता है कि अकेलापन भागने की चीज़ नहीं है, ये एक दर्पण है। जो भी इसमें देखने की हिम्मत करता है, वो अपने कई अनदेखे रूपों से मिल सकता है। अगले भाग में हम उस मन की यात्रा को और गहराई से समझेंगे, जो वास्तविक दुनिया से थोड़ा हटकर सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में शरण लेता है। पार्ट 2, सपने, कल्पना और वास्तविकता से दूरी। जब कोई व्यक्ति वास्तविक दुनिया से थक जाता है, तो वो कहाँ जाता है? पेसोवा के अनुसार वो बाहर नहीं भागता, वो भीतर चला जाता है। वो अपनी कल्पना में शरण लेता है, क्योंकि वास्तविकता कठोर है, सीमित है और अक्सर निराशाजनक है। वो कहते हैं कि साधारण जीवन, नौकरी, समाज, रोज़मर्रा की बातचीत, सब कुछ एक दोहराव जैसा है। इंसान मशीन की तरह जीता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी दुनिया है जो इस दोहराव को स्वीकार नहीं करती। क्या सपनों में जीना वास्तविकता से भागना है? पेसोवा इसे भागना नहीं मानते, वे इसे एक सूक्ष्म विद्रोह मानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन में एक अलग संसार रचता है, तो वो उस दुनिया से इनकार कर रहा होता है जो उसे सीमित करती है। उनके लिए कल्पना कमजोरी नहीं है, ये एक शक्ति है। कल्पना वो स्थान है जहां इंसान बिना बंधनों के जी सकता है। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता पूरी तरह सुख देती है? नहीं, क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति भीतर जीता है, उतना ही वो बाहर की दुनिया से दूर होता जाता है। लोगों से उसका संबंध सतही हो जाता है। वो बातचीत करता है, मुस्कुराता है, काम करता है, पर भीतर कहीं और होता है। पेसोवा के लेखन में ये दूरी साफ दिखाई देती है। वो लोगों के बीच होते हुए भी उनसे जुड़ नहीं पाते। उन्हें भीड़ में भी एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। क्या वास्तविकता से दूरी इंसान को कमज़ोर बनाती है? पेसोवा इसे कमज़ोरी नहीं कहते। वो कहते हैं कि हर संवेदनशील व्यक्ति अपने भीतर की गहराई के कारण बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग हो जाता है। वो चीज़ों को सतह पर नहीं देख सकता, वो हर अनुभव के पीछे छिपे अर्थ को महसूस करता है। लेकिन यही गहराई उसे थका देती है। वो साधारण खुशियों को सरलता से स्वीकार नहीं कर पाता। उसे हर खुशी के पीछे उसकी अस्थिरता दिखाई देती है, हर उपलब्धि के पीछे उसकी नश्वरता। क्या कल्पना वास्तविक जीवन से ज़्यादा स्थायी है? पेसोवा के लिए हाँ, वास्तविक जीवन समय के साथ बदल जाता है, लोग बदलते हैं, पर कल्पना में रचा गया संसार वैसा ही रहता है जैसा हम उसे बनाते हैं। इसलिए वो अपने विचारों में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। वहाँ कोई धोखा नहीं, कोई सामाजिक अपेक्षा नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि ये सुरक्षा भी एक प्रकार की कैद है।
जब व्यक्ति पूरी तरह अपने भीतर रहने लगता है तो बाहरी दुनिया उसे और भी पराई लगने लगती है। वो देखता है पर जुड़ नहीं पाता, वो समझता है पर शामिल नहीं हो पाता। यहीं से जन्म लेती है एक गहरी अस्तित्वगत बेचैनी, एक ऐसा प्रश्न जो चुपचाप मन में उठता है, अगर मैं इस दुनिया में पूरी तरह उपस्थित नहीं हूँ तो मेरा अस्तित्व किस लिए है। पार्ट 2 हमें दिखाता है कि कल्पना सुंदर है पर वो वास्तविकता का विकल्प नहीं बन सकती। वो हमें बचाती भी है और हमसे छीनती भी है। अब अंतिम भाग में हम उस गहरे प्रश्न तक पहुंचेंगे जहां पेसोआ जीवन, अर्थ और अस्तित्व को सीधा देखते हैं, बिना किसी भ्रम के। पार्ट 3, अस्तित्व, अर्थ और जीवन की बेचैनी। अगर जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? पेसोआ इस प्रश्न से बचते नहीं, वे इसे सीधे देखते हैं। उनके लिए जीवन कोई भव्य उद्देश्य नहीं है, ये एक अनुभव है, क्षणिक, अस्थिर और अधूरा। वो कहते हैं कि हम अर्थ की खोज इसलिए करते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से डरते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन किसी साफ दिशा में जा रहा हो, लेकिन सच ये है कि जीवन बहता है बिना किसी अंतिम उत्तर के। क्या ये सोच निराशा पैदा करती है? पहली नज़र में हाँ, लेकिन पेसोआ की दृष्टि में ये निराशा नहीं, ईमानदारी है। वे भ्रम में जीने के बजाय सच्चाई को स्वीकार करना चाहते हैं, भले ही वो सच्चाई असुविधाजनक हो। उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि जीवन का अर्थ नहीं है, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम अपने भीतर की आवाज़ को अनसुना करके जीते हैं। क्या मनुष्य अपने अस्तित्व को पूरी तरह समझ सकता है? पेसोआ मानते हैं कि नहीं, हम खुद के लिए भी एक रहस्य हैं। हम अपने विचारों को महसूस करते हैं पर पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। हम अपने दुख को जानते हैं पर उसका स्रोत हमेशा स्पष्ट नहीं होता। यही अधूरापन जीवन का स्वभाव है। पेसोआ बार बार इस भावना को व्यक्त करते हैं कि जीवन एक सपना भी है और एक बोझ भी। हम जीते हैं, काम करते हैं, संबंध बनाते हैं, पर भीतर कहीं एक शांत निरीक्षक बैठा है जो सब कुछ देख रहा है। वो निरीक्षक पूछता है, क्या ये सब वास्तव में मेरा है या मैं सिर्फ एक भूमिका निभा रहा हूँ? पेसोआ को अक्सर ये एहसास होता है कि हमारा व्यक्तित्व भी एक अभिनय है। हम समाज के सामने एक चेहरा रखते हैं और भीतर कुछ और ही चलते रहता है। क्या इस दोहरेपन से मुक्ति संभव है? उनके लिए मुक्ति किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं है। मुक्ति है अपने भीतर की बेचैनी को स्वीकार करना, उसे दबाने की कोशिश न करना। वो कहते हैं कि संवेदनशील होना आसान नहीं है। जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से टूटता भी है। लेकिन वही व्यक्ति जीवन की सूक्ष्म सुंदरता को भी देख सकता है। पेसोआ के लेखन में एक अजीब शांति है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बेचैनी के साथ जीना सीख गया हो। वो जीवन को हल करने की कोशिश नहीं करते, वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी शिक्षा है। द बुक ऑफ डिस्क्वाइट हमें कोई स्पष्ट समाधान नहीं देती, ये हमें सफल होने की विधि नहीं सिखाती, ये हमें प्रेरणात्मक नारे नहीं देती, ये हमें हमारे भीतर ले जाती है। ये सिखाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, कल्पना भागना नहीं है और जीवन का अनिश्चित होना असफलता नहीं है। पेसोआ हमें ये समझाते हैं कि मनुष्य का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से कम, अपने भीतर की गहराई से अधिक है। जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत करता है वो बेचैनी से डरता नहीं, उसे समझने लगता है। और जब समझ आ जाती है तो जीवन भले ही रहस्यमय रहे पर बोझिल नहीं लगता। ये किताब हमें उत्तर नहीं देती, ये हमें सोचने की क्षमता देती है। और शायद यही सबसे सच्चा अर्थ है।